Hello friends, welcome to one more session of our PYQ discussion. We are covering Polity PYQs of 30 years and this is the lecture number 13. And in this series DMP we are covering each and every question of 30 years with detailed solution and with elimination tricks. हम साथ साथ में एलिमिनेशन ट्रिक्स भी सीखते हैं, एप्टीट्यूड डेवलपमेंट भी करते हैं और जो भी ट्रैप्स और हैक्स एग्जामिनर के द्वारा सेट किए जाते हैं क्वेश्चन के अंदर, उनको भी हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को ईजी तरीके से सोल्व किया जा सकता है, बाय ऑप्शन किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम इस सीरीज़ में देखते हैं। तो ये हमारा 13 लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वाज सेट अप ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। ओके, देखते हैं। सेकंड, द मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आर ड्रॉन फ्रॉम बोथ जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम्स। अब देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा आपको सही जो लगेगा और सबसे ज़्यादा गलत जो लगेगा उस पर भी हमें देखना है। मान लीजिए कि इसका आंसर आपको पता नहीं है, अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? देखिए, जब भी इस क्वेश्चन की ऐसी बात आती है तो हमें मोर फैक्चुअल देखना पड़ता है, क्योंकि एग्जामिनर के लिए ये ईजी है कि मोर फैक्चुअल क्वेश्चन का वो गलत बनाए। भाई यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री दिया है तो कोई और नेम भी दे सकता था, लाइक जवाहरलाल नेहरू, लाइक राजीव गांधी, कुछ भी दे सकता था। तो ये एग्जामिनर के लिए यहाँ पर ट्रैप करना सेट ईजी है। तो अगर हम इसमें गैस मारें, भाई हमारे पास नॉलेज है तब तो इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। अब हमारे पास नॉलेज नहीं है तो मान लीजिए तब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री। तो अगर हम फर्स्ट को रॉन्ग मारते और सेकंड को, क्योंकि ये एक ईजी है, मतलब ईजी टू अंडरस्टैंड स्टेटमेंट है। सेकंड, द मेंबर्स ऑफ CAT आर ड्रॉन फ्रॉम बोथ जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम्स। ठीक है भाई, इसके जो मेंबर्स होते हैं वो जुडिशियल से भी लिए जाते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव से भी लिए जाते हैं। और ट्राइब्यूनल का मतलब ये होता है, नाम में ही देख लीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव भी हो ट्राइब्यूनल भी हो, मतलब कहीं ना कहीं जुडिशियल पावर भी उसको देनी चाहिए। तो सेकंड अगर हम सही माने तो आंसर हमारा जाता है B, 2 ओनली, और यही इसका राइट आंसर था। अब फर्स्ट स्टेटमेंट एक्चुअल में क्यों रॉन्ग था? देखिए, ये जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल था ये किसकी प्राइम मिनिस्टरशिप में आया था? ये आया था 1990, ये आया था मतलब 1985 में। ओके, और उस टाइम पर जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे राजीव गांधी। ठीक है, इनके समय में ये आया था। ठीक, अब लाल बहादुर शास्त्री का जो टाइम था ये तो मतलब था कि 1964 से लेकर के 1966 तक, इसलिए क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली जो ये जो ट्रिब्यूनल था ये ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके, आर्टिकल 323A में ये ऐड किया गया था। और ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी थी, क्वासी जुडिशियल बॉडी। ठीक है, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी थी, इसको ऐड किया गया था। इसके जो मेंबर्स हैं वो दोनों से आते हैं, जुडिशियल मेंबर भी होते हैं और इसके एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर भी होते हैं। ठीक है, और इसमें जो जजेस होते हैं जो इसमें इंक्लूड होते हैं वो हाई कोर्ट के जज, ऐसा क्वालिफिकेशन उनकी होनी चाहिए कि वो हाई कोर्ट के जज बन पाएँ। एंड ऑफिसर होने चाहिए फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो इसके मेंबर्स किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? अपॉइंट प्रेसिडेंट। ओके, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट इसके मेंबर किए जाते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था B। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ये 2009 में पूछा गया था। विद रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये 2009 में पूछा था। जनरली अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्योंकि इसमें कंप्लीट लाइक इतना मेंबर ध्यान रखना है कि उस टाइम पर कितने थे और इस टाइम पर कितने, तो थोड़ा ज़्यादा फैक्चुअल हो जाता है। और इतना फैक्चुअल यूपीएससी से डिमांड नहीं की जाती है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर ज़्यादा यहाँ पर फोकस किया जाता है। इसलिए आप इन पर
ऐसी चीज़ों को याद करने में अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करें, कंसेप्चुअल क्लैरिटी को बिल्ड करें सबसे पहले। फर्स्ट स्टेटमेंट है द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स एट द सेंटर ऑन 15 अगस्त 1947 वाज 18। सेकेंड, नंबर ऑफ मिनिस्टर्स एट द सेंटर एट प्रेजेंट 36। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट सही है, सेकेंड हमारा गलत है। तो ये फर्स्ट कैसे सही है, क्योंकि देखिए इनिशियली में जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी तो शुरुआत में जो मिनिस्टर थे, अब कुछ ही मिनिस्ट्री थी, जैसे कि होम अफेयर्स हो गया, डिफेंस हो गया, फाइनेंस हो गया, एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, तो इसीलिए हमें जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स की ज़रूरत थी वो बहुत कम थी, इसलिए कुल 18 थे। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पर बोल रहा 36 मिनिस्टर जो थे वो 36 थे, लेकिन ये इनकरेक्ट है। 36 से ज़्यादा थे, एबव थे 36 से। ओके, इससे तो ज़्यादा ही थे। प्रेजेंट में तो उससे ज़्यादा है। कितने प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो 53 प्रेजेंट में कितने, सॉरी प्रेजेंट में कितने 53 मेंबर्स हैं नवंबर 2024 के हिसाब से। 53 यहाँ पर मिनिस्टर्स हैं, 53 सॉरी मिनिस्ट्रीज़ हैं, ये मिनिस्ट्रीज़ की बात हो रही है यहाँ पर, सॉरी मिनिस्ट्रीज़। तो कितनी मिनिस्ट्रीज़ हैं इस टाइम, 53 मिनिस्ट्रीज़ हैं। और उस टाइम पर कम ही मिनिस्ट्रीज़ थी तो 18 थी। ठीक है, क्योंकि हमें जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री होती हैं जैसे कि होम अफेयर्स, डिफेंस वगैरह, ये थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, विद रेफरेंस टू इंडियन पार्लियामेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। हमें यहाँ पर देखना है नॉट करेक्ट। ये 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए सबसे पहले अगर हम डी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जामिनर डी में ही ट्रैप हमारा सेट करता है, तो हमें नॉट करेक्ट यहाँ पर देखना है। तो डी को देखते हैं, नो मनी कैन बी इंट्रोड्यूस्ड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। नो मनी बिल पूछा है, तो मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं किया सकता एक्सेप्ट ऑफ द प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर मनी बिल है तब प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन यहाँ पर लेनी पड़ेगी, उसके बिना इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो थर्ड यहाँ पर मतलब डी ऑप्शन सही है। अब सी देखते हैं, अ फाइनेंशियल बिल इज रिक्वायर्ड फॉर प्रपोजिंग न्यू टैक्सेस but no additional bill or act is required for making changes in the rates of taxes which are already under operation। इसमें ऐसा बोल रहा है कि अगर हम कोई ऐसा फाइनेंशियल बिल लाएं जिससे कि कुछ नए टैक्स का उसमें प्रावधान हो, तो हमें कोई भी एडिशनल बिल या फिर एक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी चेंजेस करने के लिए टैक्स के रेट में। ठीक है, इसमें ऐसा बोला जाता है। लेकिन अगर हम थोड़ा लॉजिकली सोचें तो कहीं ना कहीं तो उसमें चेंज आएगा ना भाई, कोई सा ऐसा बिल होगा, कोई सा ऐसा एक्ट होगा जहाँ पर चेंजेस आएगा। जब चेंजेस आएगा तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होना चाहिए। अगर हम स्टेटमेंट को रॉन्ग माने तो आंसर हमारा आ जाता है सी। बट यूपीएससी ने इसका आंसर क्या दिया था, मतलब यूपीएससी ने इसका आंसर ए और सी में से एक माना था कि ए भी होता है और सी भी हो सकता है। चलो अब हम बी देखते हैं पहले। No money bill shall be withdrawn from the Consolidated Fund of India except under the appropriation made by the appropriate act। भाई कोई भी मनी, कैसा भी मनी हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से विड्रॉ नहीं कर सकते। ये हमने लास्ट सेशन में भी देखा था। और उसके लिए मनी को विड्रॉ करने के लिए हमें अप्रोप्रिएशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब ये बताइए कि ये किस आर्टिकल में दिया गया है, किस आर्टिकल में ये मेंशन है। और ये हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। ऐसा दिया गया था आर्टिकल 266 में। ठीक है, कि कोई भी फंड हम तभी उसको विड्रॉ कर सकते हैं जब हमें एक अप्रोप्रिएशन बनाए। ठीक है, अप्रोप्रिएशन एक्ट बने, तभी कोई भी जो मनी है कंसोलिडेटेड फंड से विड्रॉ किया जा सकता है। तो ये 266 में मेंशन था। तो ये तो सही है, हमारा बी भी करेक्ट है। हमें देखना था नॉट करेक्ट। फर्स्ट देखते हैं, द अप्रोप्रिएशन बिल मस्ट बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बिफोर इट कैन बी इनेक्टेड इनटू लॉ। बोला है कि अगर अप्रोप्रिएशन बिल है, ठीक है, ये अप्रोप्रिएशन बिल की यहाँ पर बात कर रहा है। बोला है कि दोनों हाउस से पास होना चाहिए बिफोर इट कैन बी इनेक्टेड इनटू लॉ। अब हम बात कर रहे हैं कि जो अप्रोप्रिएशन बिल की जरूरत पड़ती है वो तो मनी बिल में पड़ती है। ठीक है,
मनी बिल में पड़ती है, ये हमने देखा था। मतलब अप्रोप्रिएशन की जरूरत कब पड़ती है, हाँ सॉरी, अप्रोप्रिएशन की जरूरत कहाँ पड़ती है, यहाँ पर, कि जब भी कोई मनी निकाला जाता है कंसोलिडेटेड फंड से। और इसमें क्या बोल रहा है कि उसमें दोनों हाउस की जरूरत पड़ेगी, बट ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि अप्रोप्रिएशन बिल जो है, अगर हम आर्टिकल 109 देखें, अगर हम आर्टिकल 109 यहाँ पर देखें, 109, तो उसमें क्या बोला गया है कि राज्यसभा तो ओनली रिकमेंडेटरी रोल है राज्यसभा का। इसमें बोला गया है कि जो राज्यसभा का रोल है, राज्यसभा का रोल यहाँ पर रिकमेंडेटरी है। इसमें बोला है कि दोनों हाउस से पास होना चाहिए, नहीं, अगर वो लोकसभा से भी होगा तभी माना जाएगा। तो इसका रोल सिर्फ रिकमेंडेटरी है यहाँ पर इन केस ऑफ मनी बिल, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि दोनों से पास होने चाहिए। भाई मनी बिल है तो एक का भी हमें अप्रोवेशन बिल चाहे तो लोकसभा अकेले ही उसको पास कर सकती है, तो ये भी यहाँ पर इनकरेक्ट था। तो इसका ए और सी में से कोई एक आंसर हो सकता है, ऐसा ही यहाँ पर ऑफिशियल की में बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ से हमारा प्रेसिडेंट स्टार्ट हो चुका है, प्रेसिडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट प्रेसिडेंट के बारे में बोला गया है, तो हम जब भी अपना क्वेश्चन पढ़ेंगे फोर्थ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रैप जो होता है वो फोर्थ में ही मिलता है, फोर्थ या थर्ड में। फोर्थ देखिए, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ पुडुचेरी इज हायर देन दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश because the ratio of total population in total number of elective seat in Puducherry is greater as compared to Arunachal Pradesh। इसमें बोला जा रहा है कि जो ईच एमएलए की वैल्यू है पुडुचेरी की, वो अरुणाचल प्रदेश से ज़्यादा है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो टोटल पॉपुलेशन का रेशियो है और किससे, टू द टोटल नंबर ऑफ द इलेक्टिव सीट इन पुडुचेरी, वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू अरुणाचल प्रदेश। चलिए देखते हैं अभी फर्स्ट को यहाँ पर फोर्थ को भी होल्ड कर दे, कोई हमें ऐसा ट्रैप मिला नहीं, हो सकता है कि हो भी ज़्यादा और हो सकता है कम भी हो, तो अभी हम इसको होल्ड करते हैं। अब हम देखते हैं अपना थर्ड स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन दैट ऑफ केरला। तो ये भी हमें, इसमें भी हो भी सकता है सही, नहीं भी हो सकता, इसको भी होल्ड कर लेते हैं। सेकंड देखते हैं, क्योंकि ऑप्शन हमने देख लिए वन ओनली टू ये वाले हैं, तो इसमें हम ज़्यादा एलिमिनेशन अपना लगा नहीं पाएंगे। सेकंड देखिए, हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स हायर इज द वैल्यू ऑफ ईच एमएलए ऑफ दैट स्टेट। अब ये स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है, कैसे, ये बोल रहा है कि हायर नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट हायर इज द वैल्यू ऑफ ईच एमएलए ऑफ दैट स्टेट। मुझे बताइए कि एमएलए की अगर हमें वैल्यू काउंट करनी हो तो उसको कैसे कर दें। भाई वैल्यू हम देखते हैं कि हमने लक्ष्मीकांत में फॉर्मूला पढ़ा है कि क्या होती है, अगर हम एक एमएलए की वैल्यू निकालें तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, टोटल नंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, ये हो गया, इनटू 1/1000, ये फॉर्मूला था। अगर ये हमें फॉर्मूला याद है, अब इसमें देखिए बोला है कि हायर नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट, मान लीजिए हमने टोटल पॉपुलेशन 100 यहाँ पर मान ली, और इसमें बोल रहा है कि अगर हम इसकी हाई कर दें, मान लीजिए कि हमने 20 कर दिए, 20, ठीक, तो अब हमने हाई करा तो इसकी वैल्यू 5 आई। अब ऐसे ही हम अगर इसकी वैल्यू हम कर दें, ये तो 100 रहने दें, और हम इसको हायर की जगह लोअर कर दें, 10 कर दें, तो इसकी वैल्यू 10 आएगी। तो मतलब जितनी ज़्यादा हम लोअर वैल्यू करेंगे, लोअर नंबर ऑफ इलेक्टेड सीट करेंगे, इतनी वैल्यू ज़्यादा आएगी। इसमें बोल रहा है कि हायर नंबर ऑफ इलेक्टिव सीट हायर द वैल्यू, तो यहीं पर ये ट्रैप था और यही हमें पहचानना था इस क्वेश्चन में, यही हमें पहचानना था, यही यहाँ पर ट्रैप दिया हुआ था, इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग हुआ। फर्स्ट देखिए, द मेंबर्स नॉमिनेटेड टू ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, नॉमिनेटेड मेंबर आर
ऑल्सो एलिजिबल टू इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज। ये तो इलेक्शन हमें प्रेसिडेंट का हर हाल में पढ़ना चाहिए और पढ़कर जाते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हर स्टूडेंट्स को पढ़ के जाता। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज में प्रेसिडेंट के ओनली इलेक्टेड मेंबर आते हैं, ओनली इलेक्टेड मेंबर, ठीक है, इलेक्शन में, इलेक्टोरल कॉलेज में। ये बार बार यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा, इसको रिवीजन करके रखिएगा। ओनली इलेक्टेड मेंबर होते हैं, और किसके, बोथ हाउस इसके इलेक्टेड टोटल मेंबर, प्लस और किसके, यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल स्टेट के मेंबर इलेक्टेड, प्लस दिल्ली और पुडुचेरी इन यूटी के इलेक्टेड मेंबर। ये हर हाल में हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ओनली इलेक्टेड मेंबर होते हैं। इसमें बोल रहा है कि नॉमिनेटेड मेंबर, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर गया, तो दो हमारे कट गए। दो में हमें कन्फ्यूजन हो सकती है, दो में इसमें बोल रहा है कि अब यहाँ पर एक ट्रिक और सीखिए। इसमें सेम चीज़ बोल रहा है ना कि भाई एक स्टेट के एमएलए की वैल्यू दूसरे स्टेट से ज़्यादा है, दूसरे स्टेटमेंट में भी ऐसे बोल रहा है। तो इन दोनों में से एक करेक्ट तो ज़रूर होगा, दोनों कह नहीं सकता। दोनों करेगा तो फिर इतना फैक्चुअल ये दे रहा है, तो कहीं ना कहीं तो ट्रैप फंसाएगा और एक स्टेटमेंट सही भी मानेगा। लॉजिकली कैसे अगर हम करें तो इसमें से अगर एक सही मानते, अगर हम अपना आंसर ए लगाते तो हमारा आंसर सही होता। ये हमें ध्यान देना कि जब भी दो स्टेटमेंट सिमिलर दिखाई दें और ज़्यादा फैक्चुअल हो तो ये ट्रिक हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये बात हमें ध्यान देनी है। अब बेसिकली इसमें जो राइट था वो था हमारा ऑप्शन नंबर 4। ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 था। ये बोल रहा है कि जो टोटल पॉपुलेशन रेशियो है ना, किससे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टिव सीट्स से इन द स्टेट में, और वैल्यू ऑफ द ईच एमएलए ऑफ पुडुचेरी वो हायर है। भाई पुडुचेरी का हायर है, भाई पुडुचेरी के एमएलए की वैल्यू हाई है, किससे, अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश से। और ये हमारा थर्ड रॉन्ग था। थर्ड क्यों रॉन्ग था, इसमें बोल रहा है कि जो वोट है, वैल्यू ऑफ वोट ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश की वो ग्रेटर है, लेकिन एक्चुअल में वो लेस देन है केरल से। बस ग्रेटर की जगह यहाँ पर लेस देन हमें करना था। अब क्या है, कितनी पॉपुलेशन है, ये हम इतना डिटेल नहीं पढ़ेंगे, और ना ही ऐसा क्वेश्चन इतनी डिटेल में पूछा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन इतना फैक्चुअल हो जाता है, हमें एक ब्रॉड आइडिया होना चाहिए। अब ऐसे नहीं कि हम स्टेट का पढ़ने बैठ जाएं और हर उसकी पॉपुलेशन, इलेक्टेड नंबर ऑफ सीट्स, ये सारी चीज़ें, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि और भी चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए इसमें भी ऑप्शन ऐसे हैं, तो इसमें ज़्यादा हम एलिमिनेशन अपना लगा नहीं पाएंगे। देखते हैं, थर्ड से पढ़ते हैं। When a bill is presented to the President of India, the Constitution prescribes the limits within which he has to give his assent. देखिए अब इसमें बोल रहा है कि कोई ऐसा बिल है जो प्रेसिडेंट को प्रेजेंट किया गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रेस्क्राइब किया हुआ है। जब भी मैंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड आए, इस पर ध्यान देना कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेस्क्राइब है या नहीं। यही तो ट्रैप फंसा था, इसलिए हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। बोला कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रेस्क्राइब है लिमिट कि कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी असेंट देनी है इस टाइम लिमिट में। अगर ऐसा होता तो फिर आप बताइए कि जो पॉकेट वीटो पर डिबेट चलती है वो तो होती नहीं, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ही लिमिट कर देता फिर तो कोई डिबेट की बात ही नहीं थी ना। थोड़ा लॉजिक से आप अगर सोचते तब भी ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो सकता था, और ये एक्चुअली में रॉन्ग ही था। कॉन्स्टिट्यूशन कोई ऐसी लिमिट नहीं लगाता। सेकंड देखिए, इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड दैट सम लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैव बीन डिसॉल्व्ड एंड इलेक्शन आर येट टू टेक प्लेस। इसमें बोल रहा है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन को ही पोस्टपोन किया जा सकता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन को पोस्टपोन किया जा सकता है किस ग्राउंड पर, कि सम लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो डिसॉल्व हो चुकी हैं और इलेक्शन उनके अभी होने हैं, ठीक है। अब आप ये बताइए, इसमें सम का वर्ड यूज़ किया गया है, सम असेंबली का वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है। सम असेंबली का जब यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है तो हम मान लेते हैं कि एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होने, उसके वो एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो गई, समझ गए। जब एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व होगी तो उसके चक्कर में पूरे प्रेसिडेंट के इलेक्शन थोड़ी पोस्टपोन कर सकते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट की जो मतलब वैल्यू है, प्रेसिडेंट का ऑफिस तो बहुत बड़ा है ना, प्रेसिडेंट का ऑफिस बहुत बड़ा है, इसलिए एक से क्या फर्क पड़ेगा। इतने हमारे स्टेट है, 28 स्टेट हैं, किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का डिसोल्यूशन हो जाए उससे थोड़ी फर्क पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर रॉन्ग था। फर्स्ट, इफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड वॉइड, 1 मिनट,
If the election of president in India declared void by Supreme Court of India, all acts done by him or her in the performance of duties of his or her office of president before the date of decision become invalid. इसमें ऐसा बोल रहा है कि मान लीजिए कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, प्रेसिडेंट को हमने अपॉइंट भी कर लिया, मतलब प्रेसिडेंट चुन भी लिया हमने। अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो वॉइड कर दिया गया, मतलब खत्म कर दिया गया। अब ये बोला कि जितने भी एक्ट उसने किए अपनी ड्यूटीज के अंदर, तो वो सारे इनवैलिड हैं। अब मुझे बताइए कि मान लीजिए कोई इतना इंपॉर्टेंट एक्ट था जो प्रेसिडेंट ने डिसीजन लिया हो, मान लीजिए इमरजेंसी के टाइम पर कोई डिसीजन ले लिया, या फिर किसी लॉज को, कोई इंपॉर्टेंट लॉज था उस पर डिसीजन ले लिया। अब उसका इलेक्शन की वजह से वो सारे लॉज चाहे इंपॉर्टेंट हो, अच्छे लॉज हो, वो थोड़ी इनवैलिड हो जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिकल हम सोचते तो इस आंसर को, यहाँ पर इस स्टेटमेंट को रॉन्ग कर सकते थे। तो ये हमारा रॉन्ग था, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो हमारा क्या था, डी था, नीदर वन, मतलब इसमें से कोई सा भी नहीं, नन। बस यही था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो लॉजिकली सोचेंगे, दिमाग को खोल कर पढ़ेंगे, हर एक वर्ड को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर हमें हिंट जरूर देता है कि किस तरीके से क्वेश्चन को सोचना है और कैसे करना है। समझ गए? अब क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। विद रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, फिर इलेक्शन से आ गया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए फिर वैल्यू की बात आ गई। 2023 में भी ये क्वेश्चन आया था, 2018 में भी ये क्वेश्चन आया, और 2013 में भी ये क्वेश्चन आया। द वैल्यू, नहीं ये क्वेश्चन तो शायद 2018 का ही है ना, ये क्वेश्चन, ये 2018 का ही है, सॉरी, ये 13 का नहीं है, 2018 का ही है। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच MLA वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। बोला है कि वैल्यू ऑफ द ईच MLA वेरीज करती है स्टेट टू स्टेट, तो वेरी करती है ना, पॉपुलेशन तो हर स्टेट में डिफरेंट है, तो ये तो सही है हमारा, हमने देखा था, अभी फॉर्मूला भी डिस्कस किया था ऊपर। भाई हर स्टेट की पॉपुलेशन अलग है, और हर स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्टेड जो असेंबली की सीट्स हैं वो भी अलग हैं, तो ये तो सही होना चाहिए। सेकंड, द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ MPs ऑफ द लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ द लोकसभा MPs ऑफ द लोकसभा राज्यसभा। अब इसका आपको फार्मूला याद होता तब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते थे। इसका फार्मूला इसमें में क्या दिया है कि अगर हमें वैल्यू निकालनी है ना ऑफ द वोट ऑफ एन MP, तो क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स of all MLAs of all state upon total number of elected members of the parliament। तो अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम ले रहे हैं यहाँ पर, और द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ऑल MLAs की ले रहे हैं, तब तो वैल्यू जो आनी चाहिए वो सेम आनी चाहिए। और इसलिए MP की जो वैल्यू होती है, चाहे वो लोकसभा से हो या फिर राज्यसभा से हो, उनकी जो वैल्यू है वो सेम होती है। क्योंकि यहाँ पर देखिए हम सारे MLAs ले रहे हैं, और जितने भी इलेक्टेड मेंबर पार्लियामेंट का वो भी ले रहे हैं, तो सेम ही आएगी वैल्यू ना हर MP की। तो ये भी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का, अब इसमें क्या बोला गया था, सॉरी इसमें क्या बोला गया था, वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ MPs, सॉरी इसमें बोला गया था कि वैल्यू ऑफ द मतलब MPs ऑफ द लोकसभा इज मोर देन, थोड़ी इक्वल है, तो ये स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग, और इसका आंसर आएगा हमारा राइट ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर ही ट्रैप इसने छपा दिया इस पहले स्टेटमेंट में। एग्जीक्यूटिव पावर तो आर्टिकल हमारा 53 में भी दिया हुआ है ना, आर्टिकल 53 क्या दिया हुआ आर्टिकल 53 में, कि जो एग्जीक्यूटिव पावर होंगी वो प्रेसिडेंट के पास होंगी। प्रेसिडेंट, यहाँ पर प्रेसिडेंट कर लीजिए, बस हो गया ये स्टेटमेंट गलत, फर्स्ट हटाइए। सेकंड, द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विस बोर्ड। ये आपको पता था तब आप कर सकते थे। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, यहाँ पर कौन होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी। ये होता है यहाँ का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विस बोर्ड, तो ये हम ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये भी यहाँ भी ये भी इनकरेक्ट है, इसका आंसर था हमारा राइट
D. Neither one nor two. Question number 8. Consider the following statements. All the president shall make rules for the more convenient transaction of business of the government of India and for the allocation among ministries of the said businesses. यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि प्रेसिडेंट रूल बना सकता है, बस यहाँ पर थोड़ा हो सकता है, लेकिन ये आर्टिकल में दिया हुआ है। ठीक है, ये किस आर्टिकल में दिया हुआ है? आर्टिकल 77 में। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट था और पूरा सिमिलर इसी से उठाया गया था ये स्टेटमेंट, आर्टिकल से। यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल्स बना सकता है फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर एलोकेशन अमंग मिनिस्ट्रीज ऑफ द सेड मिनिस्ट्रीज। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस्ड टेकन इन द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अगेन फिर वही आ गया। अभी हमने क्वेश्चन देखा था यहाँ पर 2015 में कि एग्जीक्यूटिव जो पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन में प्राइम मिनिस्टर, यहीं पर ट्रैव है, इसको हटाओ और यहाँ पर हम प्रेसिडेंट करो, प्रेसिडेंट। तो ये हमारा रॉन्ग हुआ, फर्स्ट राइट ऑप्शन आ गया आंसर यहाँ पर ए। सेकंड, अच्छा ये किस आर्टिकल में दिया हुआ है ये भी हमें ध्यान देना थोड़ा। ये 77 आर्टिकल में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट टू इंडिया कोज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट। भाई प्रेसिडेंट की ड्यूटी है कि वो पार्लियामेंट के सामने क्या क्या पेश करे। क्या है भाई? द रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन फाइनेंस कमीशन, भाई रिकमेंडेशन करनी है। ठीक है, द रिपोर्ट ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी। ओके, नेक्स्ट द रिपोर्ट ऑफ द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, द रिपोर्ट ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट। तो इसमें सबसे इजी अगर हम लगे पहले फोर्थ स्टेटमेंट को देखिए कि यार जो नेशनल कमीशन है शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड तो ज़्यादातर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ही देखता है, तो प्रेसिडेंट ही करेगा जो भी पार्लियामेंट के सामने पेश करेगा इनकी रिपोर्ट्स वगैरह। तो ये सही होना चाहिए फोर्थ, और फोर्थ सही होगा तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा कट गया। सेकंड, रिपोर्ट ऑफ द कैग। हाँ, कैग एक मतलब अलग बॉडी होती है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो इसकी भी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी रिपोर्ट पर होगी तो ये भी प्रेसिडेंट को देगा, प्रेसिडेंट कर सकता है। तो लॉजिकली सोच सकते हैं कि थर्ड भी हमारा राइट होना चाहिए। तो 3 और 4 किसमें? इन दोनों में। ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। अब ये दो बचे भाई, रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन फाइनेंस कमीशन। यहाँ पर ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि फाइनेंस मिनिस्टर रखता होगा, लेकिन बेसिकली ये स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है और सेकंड वाला रॉन्ग है। द रिपोर्ट ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी, क्योंकि यहाँ पर तो कमेटी ही रख देती है, लेकिन जो फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन है तो वो प्रेसिडेंट ही करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था हमारा सी। तो यहाँ पर हमें नॉलेज होती तब हमसे सोल्व कर पाते, कोई ऐसा यहाँ पर तिकड़मबाजी नहीं लगती। अब यहाँ पर थोड़ा सा वैल्यूएशन है कि प्रेसिडेंट लेस करता है कुछ रिपोर्ट को, लेस डाउन करता है कुछ रिपोर्ट्स को। रिपोर्ट्स कौन कौन सी हैं? बिफोर द पार्लियामेंट कौन कौन सी रिपोर्ट है वो? पहला हमने देखा कैग की तो हो गया हमारा, रिपोर्ट ऑफ यूपीएससी, एनुअल रिपोर्ट ऑफ यूपीएससी। दूसरा रिपोर्ट ऑफ स्पेशल ऑफर ऑफ SC/ST हमने देखा, रिपोर्ट ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड, सबसे पहले ये भी लिख लेते हैं, रिपोर्ट्स ऑफ स्पेशल ऑफिसर ऑफ SC एंड ST प्लस रिपोर्ट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, इनकी भी करता है। फिर रिपोर्ट ऑफ नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लास, इनकी भी करता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, ये हमें सारा ध्यान रखना है इतना। वैल्यू एडिशन ये है। क्वेश्चन नंबर 10, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट गिव हिज असेंट टू द ऑर्डिनेंस on electoral reforms when it was sent back to him by union cabinet without making any changes। बोल रहा है कि प्रेसिडेंट के पावर कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट अपनी असेंट देता है ऑर्डिनेंस को,
और किसका ऑर्डिनेंस, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का। जब इसको वापस भेजा जाता है यूनियन कैबिनेट के द्वारा बिना किसी चेंज किए, तो ये हम देखते हैं कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर किस में मेंशन है, आर्टिकल 1, 2, 3 में मेंशन है। ठीक है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर 1, 2, 3 में यहाँ पर मेंशन है। हमें ये कन्फ्यूजन होता है कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर अगर हम गवर्नर की देखें तो 2, 1, 3 में मेंशन है और प्रेसिडेंट की 1, 2, 3 में मेंशन है। तो हम ये यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करते हैं कि अभी कन्फ्यूजन हो तो हमें कैसे इसको याद कर सकते हैं कि देखिए 1 पोजीशन किसकी आती है, प्रेसिडेंट फर्स्ट सिटीजन भी होता है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट पोजीशन प्रेसिडेंट की आनी चाहिए। तो 1, 2, 3 हमेशा ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट की होगा। फिर दूसरी पोजीशन गवर्नर की है, तो यहाँ पर 2, 1, 3 इसका ये ध्यान रखेंगे, गवर्नर की 2, 1, 3 होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था सी। अब इसमें कुछ और आर्टिकल भी मेंशन है। कौन कौन से आर्टिकल यहाँ पर मेंशन है, जैसे कि आर्टिकल 121, ये किससे रिलेटेड है, इसमें बोला गया है कि कोर्ट को प्रोहिबिट किया गया है कि वो क्वेश्चनिंग ना करें पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में। तो ये क्या बोलता है, प्रोहिबिट्स कोर्ट्स फ्रॉम क्वेश्चनिंग पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स। सेकंड 122 क्या किससे रिलेटेड है कि अलाउ, ये बोलता है प्रोहिबिट्स, सॉरी जो ये था, ये जो हमने भी लिखा था ना, ये स्टेटमेंट आर्टिकल 122 से रिलेटेड है। आर्टिकल 122 किससे रिलेटेड है, 121, इसमें ये प्रोहिबिट करता है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को, प्रोहिबिट्स पार्लियामेंट्री डिस्कशन ऑन जजेस कोर्ट, जजेस कंडक्ट। भाई जजेस कंडक्ट में पार्लियामेंट के डिस्कशंस को प्रोहिबिट किया जाएगा, वहाँ पर कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी देख लिया। 1, 2, 3 हमने देख ही लिया। प्रेसिडेंट को अलाउ करता है कि वो ऑर्डिनेंस इशू करे जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती, और उस मतलब लॉस की पावर, ऑर्डिनेंस की पावर सेम होती है लॉस की तरह। ठीक है, लेकिन किसकी रिकमेंडेशन पर होता है ऑर्डिनेंस भी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर, ये भी ध्यान रखना है। अब आर्टिकल 124 बचा, इसमें क्या है, एस्टेब्लिशमेंट अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। बस ये हमें इतना ध्यान रखना है ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगर बने आर्टिकल से रिलेटेड, तो यहाँ से आर्टिकल आए तो हम उसको करेक्ट करेंगे। 2003 का क्वेश्चन था, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया। ये था हमारा आज का डिस्कशन। अब मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप पर ये पीडीएफ चाहिए और ये बिना सॉल्यूशन की पीडीएफ भी चाहिए, तब हमारा टेलीग्राम पर अवेलेबल है। उसका ग्रुप फर्स्ट कमेंट बॉक्स में पिन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पर हमने एक पॉलिटी का फुल लेंथ टेस्ट भी बनाकर डाला है। पॉलिटी का फुल लेंथ टेस्ट 100 क्वेश्चन का, जिसमें कि हमने 10 क्वेश्चन में, ये 10 सेशन में 100 क्वेश्चन कवर किए थे, उसी का टेस्ट है। तो उसको लगाइए, उससे आपका रिवीजन हो जाएगा और इसका सॉल्यूशन आपको बहुत जल्द प्रोवाइड हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।